नेपाल जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और बौद्ध विरासत के लिए जाना जाता है। हिमालय की चोटियों से घिरा हुआ नेपाल, जहाँ पे पूरे साल एक ठंड का मौसम रहता है, लेकिन इन दिनों उस नेपाल में आग के जो हैं उबाल सड़कों पे देखने को मिल रहे हैं। बीते दिनों जिस तरह से नेपाल में के लोग जो है सरकार से लेकर भ्रष्टाचार तमाम लोग मुद्दों को लेके इन काठमांडू से लेके नेपाल के तमाम ज़िले और राज्यों में अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके कारण जो है भारत का भी जो एक्सपोर्ट बाज़ार है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। जो भारत से उत्पाद जो अन्य तरह के उत्पाद जो नेपाल जाते हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित दिख रहे हैं, और उसमें से विशेष तौर से एक जो बेहतर बाज़ार रहता है वो बिहार के परिप्रेक्ष्य में माना जाता है, क्योंकि बिहार से सटा हुआ नेपाल है और नेपाल बिहार के कई ऐसे कृषि से जुड़े हुए उत्पाद हों या पशुपालन से या मत्स्य से जुड़ा हुआ तमाम चीज़ें जो है बिहार नेपाल जाते रहे हैं। बीते दिनों जिस तरह से बिहार के मछलियां भी जो है वो नेपाल भेजी जा रही थी, तो उन तमाम चीज़ों पे किस तरह से असर पड़ेगा और क्या कुछ कह रहे हैं इससे जुड़े हुए अर्थशास्त्री, इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर आज हम बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हैं बख्शी अमित कुमार सिन्हा सर, जो कि अर्थशास्त्री हैं और इन तमाम जो इंटरनेशनल जो चीज़ें हैं उस पर बड़ा ही अच्छा रिसर्च है इनका तमाम चीज़ों पे। सर, भारत तो है ही एक, अगर देश के परिप्रेक्ष्य में दो देशों के तुलना में बात की जाए तो, लेकिन ये देखा जाता है कि भारत में बिहार जो है वो नेपाल के लिए जो भारत के जो बिहार के उत्पाद हैं वो नेपाल में सबसे ज़्यादा जाते हैं। तो किस तरह के उत्पाद जाते हैं सर, और कितना एक व्यापारिक जो है वो है और किस तरह से असर डाल रहा है? जैसे यदि आप डायरेक्ट यदि बिहार का बात करें, कंट्री का पार्ट है बिहार, इंडिया का पार्ट है, तो बिहार और नेपाल में जो कल्चरल डिफरेंसेस बहुत नहीं है, रिलीजियस डिफरेंसेस नहीं है, तो होमोजेनियस टाइप का माहौल है। और बिहार में आप देखेंगे तो इंडिया के दूसरे पार्ट से जितने व्यापार नहीं होते हैं उससे ज़्यादा व्यापार नेपाल से होता है। तो हमारे लिए, खास करके हमारे स्टेट बिहार के लिए, नेपाल इकोनॉमिक टर्म में लाइफलाइन है और नेपाल के लिए हमारा राज्य एक लाइफलाइन है, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इजी है और हैसल फ्री है। हमारा जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो खास करके एक्सपोर्ट होते हैं, जिसमें जैसे आपने सही कहा कि कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का ज़्यादा प्रोडक्ट है, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य आज भी है। हमारे यहाँ करीब 50% का पॉपुलेशन कृषि पर ही आधारित है। तो एम्प्लॉयमेंट के मामले में भी आप देखेंगे तो नेपाल के बहुत सारे एस्पिरेंट यूथ जो पढ़ने के लिए, रोज़गार के लिए, ट्रेड के लिए बिहार में आवागमन होता है, और बिहार के लोगों का भी नेपाल में अमूमन रिश्तेदारी, सामाजिक जी वो पूरी तरह से कनेक्शन है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के भी मामले में देखेंगे तो क्रॉस बॉर्डर पे बहुत अच्छा अभी आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर, खास करके रोड, रेल या आप इलेक्ट्रिसिटी या आईटी का कनेक्टिविटी देख लीजिए, तो बहुत ये है। अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह के सिचुएशन किसी कंट्री को बहुत तबाही के दौर से गुजारता है, क्योंकि ये जो सिचुएशन होते हैं उसको आग की तरह फैलने में बहुत समय नहीं लगता है, लेकिन किसी भी कंट्री के लिए, खास करके नेपाल जैसा फेडरेशन के लिए जो इंडिया का एक छोटा भाई जैसा हमेशा रहा है, तो उसके लिए बहुत ये रिकवर करने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इमर्जिंग कंट्री है, रिसेंटली डेवलप हो रहा है, डेमोक्रेसी तुरंत शुरू हुई है। आप यदि पिछले 15-17 साल देखेंगे तो करीब 17-18 सरकारें बनी है, तो बहुत वनरेबल है। एक चीज़ के तरफ मैं इंगित करना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं आपका समय ले रहा हूँ, चूँकि क्यों हुआ है ये बहुत सोचना ज़रूरी है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है अक्रॉस द वर्ल्ड, चाहे वो यूएस हो या दूसरे कंट्रीज हो। तो आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं इनकम डिस्पैरिटी बढ़ रहा है। इनकम डिस्पैरिटी मतलब हुआ कि जो रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो रिच के तरफ होते जा रहा है, उसके पास वेल रिसोर्स है जिससे वो और रिसोर्स डेवलप कर रहा है, और जो पिछड़े हुए हैं या जो वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उस रेस से पिछड़ते जा रहा है। तो उसकी संख्या भी बढ़ रही है, केवल वो पिछड़ ही नहीं रहा है, उसमें और जुड़ते जा रहे हैं। तो जो एजिटेशन का ये है वो थोड़ा सा और बढ़ रहा है। तो इसके लिए एक मेजर कंसर्न है जो
फेडरल स्ट्रक्चर जो नेपाल में है उसको एक बार ये सोचना चाहिए कि हम कैसे स्टेट को एम्पावर करें, कैसे जैसे वेलफेयरिक कंट्री लाइक इंडिया बेस्ट एग्जांपल है कि उस तरह से हम कैसे उसके ओरिएंटेशन को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करें, उस प्रोसेस से कैसे हम आगे बढ़ें ताकि मैक्सिमम यूथ को खास करके सेटिस्फैक्शन हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो या इन्वेस्टमेंट का माहौल हो। जो आपका प्रश्न है खास करके बिहार से संबंधित, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा व्यापार इंटर जो कंट्री है, जो फॉरेन ट्रेड है इंडिया और नेपाल के साथ, तो वो हेवी डिपेंडेंट है नेपाल का भी इंडिया के ऊपर, खास करके बिहार का। बिहार में आप यदि इंटरनेशनल जो एक्सपोर्ट का बात आप करिएगा तो तमिलनाडु, गुजरात या महाराष्ट्र जैसे जो राज्य हैं वो पूरे कंट्री का करीब करीब 40% एक्सपोर्ट ये 3-4 राज्य मिलकर करते हैं। जहाँ तक बिहार का प्रश्न है, इंटरनेशनल ट्रेड में हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत नेग्लिजिबल है, आधा % से भी कम है। पूरे कंट्री का हमारा जो निर्यात है बिहार का वो करीब करीब आधा % है। तो लेकिन उस आधे में भी सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन नेपाल से हम करते हैं। किस तरह की चीज़ें हमारी जाती हैं? हर तरह की चीज़ें, जैसे अपैरल्स है या माइनिंग से रिलेटेड है, जो हमारा इथेनॉल या इस तरह के जो चीज़ें हैं, या प्लास्टिक गुड्स हैं, या चमड़े से रिलेटेड, या फैब्रिकेशन से, एग्रीकल्चर रिलेटेड तो मतलब चना, दाल, चावल, गेहूँ, सारे चीज़ें एक्सपोर्ट हैं कि कितने चाहते हैं, कुछ अनुमान था, कुछ करीब करीब उस तरह का ऑफिशियल डेटा तो एट ए माइंड में नहीं है रैंडम, लेकिन एनेक्डोटल यदि देखिएगा तो बिहार से होने वाले निर्यात का करीब करीब 60%, जो फॉरेन निर्यात है, एक्सपोर्ट है, उसका करीब करीब 60% नेपाल के साथ है। तो चूँकि पूरे कंट्री में आपका बहुत छोटा प्रोपोर्शन जो एक्सपोर्ट है, और वो छोटा प्रोपोर्शन का सब्सटेंशियल व्यापार नेपाल के साथ है, और वो जब डिस्टर्ब होगा तो आपका एक्सपोर्ट पे मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा, सब्सटेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा, जो अभी देखने को मिल रहा है। एक सिक्योरिटी इशू भी है, क्योंकि ये इंटरनेशनल इश्यूज़ है, तो स्टेट खुद इंटरफेयर नहीं कर सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार को इंटरफेरेंस, हालांकि भारत सरकार अपना रोल बखूबी इसमें दिखा रही है। जी, चीज़ समझना है सर कि बिहार जैसे राज्य में कृषि हो या अन्य किसी तरह के उद्योग हो, एक उत्पादन तो होता है, लेकिन एक बाज़ार का अभाव देखने को हमेशा मिला है, और मांग भी रहा है, चाहे कोई बड़ा समिट होता है, चाहे इकोनॉमिकली या किसी तरह के, तो बाज़ार की बातें होती हैं। तो सर, त्यौहार का सीज़न है, और इस दौरान अगर इस तरह की चीज़ें नेपाल के परिप्रेक्ष्य में देखी जाए तो बिहार के लिए कितना नुकसान हो सकता है? क्योंकि तो बाज़ार बिहार के लिए चैलेंज है। एक बाज़ार, मिला हुआ बाज़ार था, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है अभी तक से जो स्थितियां हैं। तो बिहार के लिए कितना एक इकोनॉमिकली मैं समझना चाहूँगा बिहार के पर। जैसे आप यदि अगेन फिर इंटर स्टेट यदि कंपेयर करेंगे तो बिहार का पॉपुलेशन पूरे कंट्री का करीब 9% है जी, और पर कैपिटा इनकम लो होने के बावजूद भी हमारा जो डिस्पोजेबल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम मतलब होता है कि हमारा जो इनकम है उसमें से कितना हम खर्च करना चाहते हैं, तो वो बहुत हाई है। हम लोग मतलब कंजम्पशन ज़्यादा करना चाहते हैं, सेविंग थोड़ा सा कम है करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारा अनडिजायर्ड फुलफिलमेंट रह जाता है। तो इस तरह के जो इकोनॉमी या बाज़ार होता है, उसको जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़ है या स्टेट है, वो चाहता है कि हम यहाँ पे अपना व्यापार का प्रचार प्रसार करें या वहाँ पे ये करें। फिर भी आप यदि देखेंगे बिहार को बहुत गौर से, तो यहाँ उस तरह का स्ट्रक्चर मार्केट नहीं है जहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज इफ़िशियंटली बहुत परफेक्ट तरीके से काम करे, जैसा गुजरात या बाकी साउथ इंडियन स्टेट्स में है, क्योंकि उनका एक डेवलपमेंट का हिस्ट्री रहा है 200 सालों का, 150 सालों का। कॉलोनियल पीरियड में भी वो काफ़ी अहेड थे हमारे। उसके बाद जो इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद भी ज़्यादातर पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उसी रीजन में हुआ, खास करके साउथ और वेस्ट रीजन में। बिहार और इस तरह के जो नॉर्थ और ईस्ट के जो राज्य थे वो अछूता रहे उस डेवलपमेंट प्रोसेस से जो होना चाहिए था। तो खैर वो एक दूसरी बात है। जहाँ तक नेपाल और इस तरह का जो सिचुएशन है उससे ये करने का सवाल है, तो बिहार को नेपाल भी एक मार्केट के रूप में देखता है, खास करके कंज्यूमेबल आइटम्स, गुड्स के रूप में, या सर्विसेज भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं।
और बिहार भी उसी तरह से नेपाल को एक बड़ा बाज़ार के रूप में देखता है, खास करके इंटरनेशनल ट्रेड के मामले में, कि हम वहाँ से इजीली ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि वहाँ का टैरिफ या बाकी कई जो लीगल चीज़ें हैं वो काफ़ी ईज़ हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिहार के लिए बहुत इम्पैक्टफुल है जी, खास करके इकोनॉमिक टर्म में। आखिरी सवाल में सर है कि अगर एग्रीकल्चर पे हम बात करें विशेष तौर से, कहने का मैं बात ही शुरुआत ही एग्रीकल्चर से ही हुआ था, तो और एग्रीकल्चर में किस तरह की चीज़ें रहेंगी जो इस दौरान, ये जो सीज़न चला, मानसून सीज़न ख़त्म होने को है और मानसून सीज़न के बाद कई तरह की फसलें, धान भी तैयार शुरू हो जाएंगी, कई जगहों पे कटाई शुरू हो जाएगा और तमाम चीज़ें रहेंगी, तो किस तरह से एग्रीकल्चर या एनिमल सेक्टर में, पशुपालन के क्षेत्रों में किस तरह से चीज़ें होंगी? जैसे बिहार में देखिएगा तो रिसेंट जो पिछले 2 दशक में जो डेवलपमेंट हुआ है, खास करके किसी भी सेक्टर का, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर का मैकेनाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन काफ़ी हुए हैं बिहार में भी, खास करके ऑर्गेनिक क्रॉपिंग और जो बाकी मैकेनाइजेशन का सेक्टर है। तो बिहार का जो प्रोडक्टिविटी है वो पिछले 8-10 सालों में करीब डबल ट्रिपल के करीब हुआ है, खास करके मेजर क्रॉप्स में। तो लेकिन एक चीज़ श्योरिटी है एग्रीकल्चर के केस में कि हमारा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो कहीं ना कहीं किसान को एक रिलीफ देता है, नंबर 1। नंबर 2, लकीली इस साल का मानसून आप जैसा देख रहे हैं बहुत अच्छा है और किसान के फेवर में है, तो जो प्रोजेक्शन है वो एक अच्छा प्रोडक्शन का है। पिछले साल का यदि इकोनॉमिक ग्रोथ का आप खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर के ग्रोथ का यदि जिक्र करेंगे तो करीब करीब 9% का ग्रोथ रेट है, मतलब मोटा मोटी 10% के करीब है, 9.4%, जो अभी तुरंत 10-15 दिन पहले NSO का आंकड़े आए हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है बिहार में और काफ़ी संभावनाएं हैं। जहाँ तक हमको लगता है कि नेपाल के कन्फ्लिक्ट का सवाल है बिहार के ट्रेड के साथ, तो ये उतना समय नहीं लगना चाहिए रिकवर होने में जितना हमारे पास अभी जो खरीफ का सीजन है उसमें बाकी है। तो हमको लगता है कि ये तब तक नॉर्मल हो जाएगा। एंड चूँकि सबसे मेन बात है कि बिहार के साथ बहुत भाईचारा है नेपाल का। तो थोड़ा सा भी इजी होगा तो हमारे लिए वहाँ कंडीशन इजी हो जाएगा, रिश्तेदारी बहुत जी। तो इसलिए हमारे लिए बहुत उस तरह के प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे वजह से वहाँ कुछ कन्फ्लिक्ट है। तो ट्रेड मतलब एक कह सकते हैं सरकार बहाल हो या ना हो, लेकिन बिहार और नेपाल का जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है वो तुरंत बहाल हो जाना चाहिए। सर, एक मोटे तौर पे यही कहना है कि जब चीज़ें थोड़ी सी सामान्य होंगे तो ये जो व्यापार या तमाम चीज़ें वो फिर से अपने उसी रूप में आने हो जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं देखा, बहुत ज़्यादा प्रभाव अभी के लेकिन जो इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस है या इमीडिएट जो इम्पैक्ट है वो तो इकोनॉमी को डिस्टॉर्ट कर ही रहा है, बिहार के भी इकोनॉमी को, लेकिन ये बहुत सस्टेन नहीं करेगा इमीडिएटली। ये नॉर्मल होगा। नेपाल के साथ एक जो व्यापारिक जो है करीब करीब नेपाल का 34% जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिलेशन है नेपाल के तरफ से, वो इंडिया के तरफ से होता है सब्सटेंशियली बिहार के साथ, बाकी दूसरे कंट्री के साथ भी है। लेकिन नेपाल हेविली बहुत सारे चीज़ों पे इंडिया पे डिपेंड करता है, खास करके एनर्जी सेक्टर में, फूड के सेक्टर में, जो बहुत इसेंशियल गुड्स है। तो ये मेजर इम्पैक्ट है जी, मेजर इम्पैक्ट है, जो कि इस समय जिस तरह से नेपाल की स्थिति है उन स्थितियों को देखते हुए ये हाल के समय में लगाया जा रहा है कि कुछ चीज़ें प्रभाव डालेंगे, लेकिन ये लंबे दौर तक चलेगा इसका कोई ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि जैसी स्थितियां नेपाल से भी सामान्य होंगी तो फिर से जो बिहार या भारत लेवल पर जो व्यापारिक समझौते हैं या जो व्यापारिक कार्य होते हैं एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ चाहे इंपोर्ट से, तमाम दोनों देशों के, वो एक फिर से सामान्य होने की उम्मीदें हैं। तो अब देखना होगा कि समय है और कैसे फिर नेपाल में जो इस समय एक अलग ही नेपाल जो जल रहा है, तमाम तरह की स्थितियां वहाँ देखने को मिल रही है, कब उस हिमालय के तटों जो पहाड़ियों से सटा हुआ घिरा हुआ जो देश है वहाँ पे कब आके फिर से शांति आती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उम्मीदें हैं कि शायद आने वाले दिनों में स्थितियां सामान्य होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।